नमस्ते, मैं हूं मनीष। आप देख रहे हैं MVS। ठीक है, ये मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री जो सीरीज़ चल रही है, जो समरी क्लासेस मैं कर रहा हूं, ये उसका दूसरा चैप्टर है। पिछली क्लासेस में हमने सोर्सेज जो हिस्ट्री के हैं, जो वो सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? अप्रोच पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो ये जो समरी क्लास है, ये हम किसके अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं? स्पेक्ट्रम जो किताब है उसके अकॉर्डिंग हम पढ़ रहे हैं। तो उसी ऑर्डर में हम चलने वाले हैं जिसमें स्पेक्ट्रम में चैप्टर्स वगैरह बने हुए हैं, उसी तरह से हम चीज़ें समझने वाले। ठीक है, तो आज हम बात करते हैं अप्रोचेज़ की। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि अप्रोच होती क्या है। ठीक, अप्रोचेज़ क्या होती हैं उसको हम समझेंगे, और उसके लिए मैं आपको हल्का सा आगे एक एग्जाम्पल दूंगा। एग्जाम्पल से आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी, कोई टेंशन नहीं लेनी। ठीक है, तो अप्रोच क्या होती है सबसे पहले हम समझेंगे। अप्रोच यानी जो हमारे सोचने समझने की शक्ति, जब हमारे पास आसपास डाटा होता है। ये जो एक यूनिट है ना, इसमें देखो जो पूरी बुक है ना, वो इस तरीके से मतलब डिज़ाइन की गई है कि वहाँ सारी चीज़ें आपस में कोरिलेट कर रही हैं। जैसे अगर हम पहली यूनिट की बात करें तो उसमें सोर्सेज हैं, उसमें अप्रोचेज़ हैं। जो सोर्सेज हैं वो सारी चीज़ें हमें क्या बताते हैं कि हमने जो डाटा है या जो फिगर्स हैं, जो भी हमने फाइंडिंग्स है ना, वो वैल्यूज़ हमने कहाँ, जो ट्रिवियाज है वो हमने वैल्यूज़ कहाँ से उठाई है ना, उसके साक्ष्य के बारे में बताता है, कहाँ से हमने वैल्यूज़ उठाई हैं, वो उनकी क्या बोलते हैं उसको, उसकी विश्वसनीयता कितनी है ना, वेरासिटी कितनी है, उन सब के बारे में हमें पहला चैप्टर बताता है, जिसका नाम क्या है? सोर्सेज फॉर द हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया। ठीक, अब जो दूसरा चैप्टर है ना, ये हमें अप्रोचेज़ की बात करता है। अप्रोचेज़ का यहाँ अगर मैं सरलतम भाषा में बात करूँ तो क्या कहना चाहता है कि भाई हमारे पास डाटा है, लेकिन उस डाटा के साथ हमारी जो मानसिक जो शक्ति है, यानी हमारा जो सोचने का नज़रिया है किसी डाटा को, उसको इंटरप्रेट कैसे किया जाए, उस विचारधारा को हम अप्रोचेज़ कहते हैं। तो मैं इसको एक एग्जाम्पल से आपको समझाता हूँ। सपोज करते हैं, ऐसा जीवन में हर किसी के साथ होगा। सपोज करते हैं आपके पास एक पानी का आधा भरा हुआ गिलास है। ठीक है, ये आधा भरा हुआ गिलास पानी का है। तो अगर इस आधे भरे हुए गिलास को एक व्यक्ति क्या बोलेगा, ये आधा भरा हुआ, दूसरा व्यक्ति उसी गिलास को क्या बोलने वाला है कि वो आधा खाली है। अगर कोई व्यक्ति जो मैकेनिक, जो इंजीनियरिंग से पर मतलब इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आता है, तो वो इसमें पानी की विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन, या फिर ग्लास का मटेरियल और उसका टेम्परेचर वगैरह मेजर करना शुरू कर देगा। कोई व्यक्ति जो केमिस्ट्री से निकल कर आता है, जिसका केमिस्ट्री बैकग्राउंड है, तो उसका इंटरप्रिटेशन क्या होगा, उसके अंदर आयन कौन कौन से हैं, वो डिस्टिल्ड वाटर है या नहीं है ना, और भी दूसरी चीज़। अगर हम बायोलॉजी की बात करें तो जो बायोलॉजी बैकग्राउंड से होकर आता है, तो वो व्यक्ति इसी सेम डाटा के, यानी सेम पानी के गिलास के ऊपर क्या करेगा, उसमें बैक्टीरिया या कोई फंगी, ये सारी चीज़ें वो निकालना शुरू कर देता है। ठीक है, यानी हमने यहाँ पर एक चीज़ देखी, अगर कोई व्यक्ति इसी पानी को कोई शायर या कोई कवि देखेगा ना, तो इस पर अपनी कुछ पंक्तियाँ यानी कविताएं बनाना शुरू कर देगा। तो डाटा हमारे पास एक ही है, लेकिन सबकी जो मानसिकता है, जो सोचने की शक्ति है, जो सोचने का नज़रिया है, वो सब कुछ सबका अलग अलग है। क्यों? क्योंकि उनका जो बैकग्राउंड है ना, जो उनका जो जिस हिसाब से वो सोचते हुए चले आ रहे हैं, वो उनका एक बैकग्राउंड है, वो स्ट्रीम लाइन है, वो उसी के अनुसार वो सारी चीज़ें बनती हैं। ठीक है, तो इसी तरह से अप्रोचेज़ को इस बुक में रखा गया है। ठीक, अब आपको शायद जो अप्रोचेज़ हैं वो आपको सारी समझ में आएंगी बड़े आराम से। ठीक है, तो नीचे की तरफ चलते हैं। जो कुछ अप्रोचेज़ हैं वो हम समझ लेते हैं क्या है इस बुक में। जो अप्रोचेज़ दी हुई हैं, जो वास्तविकता में अप्रोचेज़ है, सबसे पहले हम बात करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो अप्रोच आती है वो आती है कॉलोनियल अप्रोच। कॉलोनियल अप्रोच क्या कहती है? सबसे पहले अपने को पता है कॉलोनियल अप्रोच का सीधा सीधा संबंध ब्रिटिशर से है। और जो इस अप्रोच के अनुसार क्या है, इस अप्रोच का सीधा संबंध क्या है, जो सीधा मतलब ये है कि जो ब्रिटिशर्स थे उस टाइम पे, अपने कॉलोनियल एरा में, जिस टाइम पर वो पूरी दुनिया में लगभग राज कर रहे थे, अमेरिका में उनका राज था, अफ्रीका में उनका राज था, या भारत में उन्होंने अपना कब्जा जमाया हुआ था, तो उनकी सीधी सीधी एक अप्रोच थी कि वो जो ब्रिटिशर्स है, यानी जो गोरे हैं, जो यूरोपियन कंट्रीज से जो लोग निकले हुए हैं, ठीक है, वो अपने आप को सुपीरियर समझते थे, और वो बाकी जो दूसरे लोग हैं उनको इन्फीरियर समझते थे। ठीक है, सो सेम चीज़ उन्होंने कहाँ पर लगाई? यहीं भारत में लगाई। ठीक है, तो उनके अनुसार अगर हम भारत की यानी इंडिया की स्पेसिफिक अगर हम बात करते हैं, तो उनके अनुसार क्या था कि जो भारत था उस टाइम पे वो कैसा था? ओरिएंटलिस्ट, है ना। ये शब्द आपने किस में पढ़ा होगा? ये शब्द आपने ओरिएंटलिस्ट अपने बुक में पढ़ा होगा। तो इस ओरिएंटलिस्ट शब्द का मतलब होता है पिछड़ा, है ना। तो वो कैसे लोग थे? वो पिछड़े लोग हमें समझते थे ब्रिटिशर्स। ठीक है, भारत को क्या समझते थे? ब्रिटिशर्स समझते थे। दूसरा, कॉलोनियल अप्रोच में उनकी जो उनकी सोचने, जो उनके लॉजिक्स थे, ब्रिटिशर्स अपने आप को ब्रिटिशर्स ऐसा कहते थे कि उन्होंने आकर भारत को यूनिफाई किया, यानी एकता के सूत्र में बांधा है। तो इस पर उनका लॉजिक क्या आता है कि जो ब्रिटिशर्स के आने से पहले जो एक पूरा इंडियन जो सब कॉन्टिनेंट है, या जो भारतीय भूभाग है ना, क्या बोलते हैं उसको? इंडियन सब कॉन्टिनेंट है। हिंदी में क्या शब्द है मुझे याद नहीं आ रहा, सब कॉन्टिनेंट को क्या बोलते हैं? खैर देखते हैं उसको क्या बोलते हैं। ठीक है, तो उनका सीधा सीधा जो इनका लॉजिक था कि जो ये पूरा इंडियन सब कॉन्टिनेंट है वो छोटे छोटे राजाओं के अंतर्गत आता है। जैसे हैदराबाद का लेके, जस्ट मिनट ना,
जैसे हैदराबाद का अलग एक अपना वहाँ निज़ाम का चल रहा है, ठीक है। उसके बाद नीचे हैदर अली हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ हमारा बंगाल में अलग कोई बैठा है और यहाँ राजपूत हमारे गुजरात में अलग बैठे हुए हैं। तो इस तरह से पूरा भाग एक एक सिंपल एक सिंगल राजा के नीचे ना काम करके छोटे छोटे भूभाग में बटा हुआ था। तो इन ब्रिटिशर्स ने आकर क्या किया, इन इन सभी राज्यों को आपस में मिलाया, इनका विलय ब्रिटिश इंडिया में किया और उनको एक बड़े भूभाग में बदला। तो सिंपल सी बात, इन्होंने क्या कहने की कोशिश की कि इन्होंने भारत को यूनिफाई किया, यानी एक बहुत बड़े भूभाग में एक छत्र के नीचे एक रूल के नीचे ये लोग लेकर आए। तो इसके ऊपर इनका ये लॉजिक है, ठीक है। दूसरा ये लोग क्या कहते हैं कि ब्रिटिशर्स समझते हैं कि हम सुपीरियर हैं और फिटेस्ट टू रूल है। अच्छा, फिटेस्ट टू रूल अगर हम साइंस की भाषा में इसकी बात करें तो इसका जो संबंध होता है ना वो डार्विनवाद से है, फिर इसको हम क्या बोलते हैं, डार्विनिज्म बोलते हैं। लेकिन क्योंकि अब हम सोसाइटी की बात कर रहे हैं तो हम इसी फिटेस्ट टू रूल जो सिद्धांत है, जो प्रिंसिपल, इसको हम सोशल डार्विनिज्म बोल देते हैं। फिटेस्ट टू रूल क्या होता है कि जब सेम परिस्थितियों में अगर जो दो स्पीसीज के बीच में जब संघर्ष होता है तो जो जो स्पीसीज सुपीरियर होती है ना, या फिर एक ही स्पीसीज के अलग अलग इंडिविजुअल्स के बीच में जो संघर्ष होता है तो जो व्यक्ति सुपीरियर होता है ना वो राज करता है, ठीक है, दूसरे व्यक्ति पर। वो ज़्यादा लंबे टाइम तक सर्वाइव कर पाता है, उसके लिए जो क्या उसकी नीड्स जो होती है ना वो बाकी दूसरी स्पीसीज या उसी स्पीसीज के दूसरे इंडिविजुअल से थोड़ी सी हायर होती है, ठीक है। ये पूरा जो मैंने अभी बात बताई एनवायरनमेंट की थी, एनवायरनमेंट की क्लास अभी शुरू होने वाली है, आप अगर नई चीज़ें समझ में आई तो वहाँ से समझ लेना, ठीक। बाकी फिटेस्ट रूल अपने को क्या समझ में आया कि ब्रिटिशर्स ये कहते थे कि हम सुपीरियर हैं और जो भारत के यानी इंडिया के लोग हैं वो इन्फीरियर हैं, और उसी पर उन्होंने फिर क्या क्या बात कही, इसको इसको एक और नाम दिया गया, इसको एक और नाम दिया गया वाइट, है ना, मेंस बर्डन। ये व्हाइट मैंस बर्डन थ्योरी पूरी क्या है वो मैं आपको एक बार समझा देता हूँ। व्हाइट मैंस बर्डन थ्योरी ये कहती है क्योंकि ब्रिटिशर्स अपने आप को सुपीरियर समझते हैं और जो इंडियन लोग हैं उनको इन्फीरियर समझते हैं, और वो ऐसा कहते हैं, ब्रिटिशर्स ऐसा कहते हैं कि ये हमारा दायित्व है कि हम आपकी ना मतलब आपके जीवन का यानी आपकी लाइफ स्टाइल का ना उत्थान करें, उसको इवोल्व करें और आपके अच्छे के लिए हम काम करें। यानी कहने का क्या मतलब है कि ब्रिटिशर्स कहते हैं कि हम आपके जीवन को अपने हिसाब से ठीक करेंगे ताकि आप सिविलाइज्ड व्यक्ति हो जाए। और इस तरह की थ्योरी को क्या कहा गया है, व्हाइट मैंस बर्डन, ठीक है। यानी जबरदस्ती जो चीज़ें थोपी जा रही हैं यहाँ के लोगों पर ब्रिटिशर्स के द्वारा, तो इस वजह से इसको व्हाइट मैंस बर्डन कहा गया, ठीक। दूसरा, इन्होंने इनकी जो अप्रोच थी वो क्या कहते हैं, ये इंडिया क्या है, एक स्टैग्नेंट यानी रुकी हुई सोसाइटी है। ये ऐसा किस लिहाज में कह रहे हैं क्योंकि जब जो ब्रिटिशर्स यहाँ पर आए कंट्रोल करने तो उस टाइम पे वहाँ पर ना इंडस्ट्री ना बहुत ज़्यादा इन्वेंट कर रही थी, नई नई मशीनें बन रही थी, और मशीनें बन जाने के कारण नए नए कारखाने बनने लगे, ठीक है, नए नए प्रोडक्ट्स बनने लगे, तो मार्केट्स वगैरह में प्रोडक्ट्स बेचे जाने लगे। जैसे अभी कई कार्स वगैरह हैं और गन्स वगैरह हैं, इनफील्ड राइफल्स वगैरह, ये सारी चीज़ें बनी। वही एक बड़ा कारण बनी थी भारत में उनकी जीत का, और वही एक बड़ा कारण रिवोल्ट का भी बनी थी, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें यूरोपियन देशों में, उस पूरे यूरोपियन जो कॉन्टिनेंट उन सारी चीज़ों में सारी चीज़ें हो रही थी। तो इनका सीधा सीधा कहने का मतलब क्या था, और वो चीज़ें यहाँ पर नहीं हो रही थी, तो इनका सीधा सीधा कहने का मतलब क्या है कि आपके यहाँ पर तरक्की यानी डेवलपमेंट नहीं हो रही है। तो जो आपकी सोसाइटी है ना वो रुकी हुई सोसाइटी है, और हम यहाँ पर आकर इसमें जान फूकने हैं। किस तरह से ये कहना चाहते थे कि हम आपको डेवलप करने हैं, किस तरह से, वो यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले इसको मार्केट की फॉर्म में बनाएंगे, ठीक है ना। जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है इसको इन्होंने क्या किया, मार्केट बनाया, और यहाँ से फिनिश प्रोडक्ट बेचने शुरू कर दिए। यहाँ पर वेस्टर्न एजुकेशन इन्होंने मतलब फैलाना शुरू कर दिया, क्रिश्चियन मिशनरीज का यूज़ करके यहाँ के जो रिलीजन थे ना उनको इन्फीरियर बताना शुरू किया कि जो आप जानवरों की पूजा करते हो, आप मतलब आपका जो भी आपके जो रिलीजन है, जो भी आपका पूजा पाठ है, वो मतलब वो निम्न स्तर के लोगों का स्तर है। जो हम आपको जो मिशनरीज जो ये आकर पढ़ाती थी वो उनका मेन काम क्या था, एवेंजलाइज करना, शॉर्ट फॉर्म में बात करते हैं, ठीक है। तो स्टेगनेंट सोसाइटी को डेवलप करना, वो मूविंग फॉर्म में लेकर आना है, ये इन्होंने समझा कि हमारा क्या बोलते हैं, ये हमारा ड्यूटी है, ठीक है। तो ये जो पूरी अप्रोच थी ये कॉलोनियल अप्रोच थी, ठीक है। कॉलोनियल अप्रोच का सीधा सीधा क्या मतलब है कि ब्रिटिशर सुपीरियर हैं और वो पूरी दुनिया पर राज करेंगे, वो पूरी दुनिया को सिविलाइज्ड करेंगे, ठीक है। ये कॉलोनियल अप्रोच फुल फॉर्म में ये बात है, ठीक है। अब जो अगली अप्रोच आती है वो नेशनलिस्ट अप्रोच आती है, ठीक है। तो ये नेशनलिस्ट अप्रोच जो बनी, ये करीब करीब नेशनलिस्ट अप्रोच बनने का जो शुरुआत हुई थी, ये अप्रोच बनी थी नाइनटीन सेंचुरी है ना, 19th सेंचुरी यानी 18th, ठीक है, ठीक। दिस वन इज है ना, ये इसको मैंने गलत लिख दिया, एक मिनट, ठीक है जी। तो
ये जो 19th सेंचुरी के जो लास्ट के डेकेड्स थे ना, उन्होंने उस समय में यहाँ पर जो है ना यूनिटी की भावना आने लगी, यानी उनको धीरे धीरे दिखने लगा कि जो ये ब्रिटिश है ना, ये असल जड़ है उनकी जो परेशानियों का। हाई टैक्स जो बढ़े हुए हैं, जो लैंड रिफॉर्म्स उनके अगेंस्ट, जो लैंड रिफॉर्म्स के नाम पे उनके अगेंस्ट काम हो रहा है, जो भी परमानेंट सेटलमेंट्स वाली चीज़ें आ रही हैं, ठीक है, बीच में नए नए लोग, ज़मींदार, नए बैंकर्स, नए वगैरह ये सब लोग आ रहे हैं। तो ये चीज़ें समझ में आने लगी कि जो विलन है, जो सबसे बड़ा विलन है, वो कौन है, वो इंपीरियल पावर है, यानी वो साम्राज्यवाद है, वो ब्रिटिशर्स हैं जो यहाँ पर आकर हमारे ऊपर हुकूमत कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ना तो वो हमारे साथ दिखने में एक जैसे हैं, ना ही उनकी सोसाइटी और हमारी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा कुछ समानताएं हैं, ठीक है। तो नेशनलिस्ट अप्रोच ने की जो सीधी सीधी चीज़ें थी ना, वो कॉलोनियल अप्रोच के वो कॉलोनियल अप्रोच के अगेंस्ट, बिल्कुल अगेंस्ट थी, ठीक है। कॉलोनियल अप्रोच अपने आप को सुपीरियर समझती थी, जबकि नेशनलिस्ट अप्रोच क्या है, वो जो ओल्ड ट्रेडिशंस थे ना उसकी तरफ अपनी निगाहें, ये भी नेशनलिस्ट अप्रोच में भी कई सारे लोग, कई सारे धड़े बने थे, बाद में आके इसको हम समझेंगे पूरे, मतलब इसके लिए अलग से एग्जाम चैप्टर्स, उसमें हम इन सारी चीज़ों को समझेंगे, ठीक है। तो नेशनलिस्ट अप्रोच में लोग जो थे वो क्या समझते थे कि जो भारत का जो पुराना ट्रेडिशंस है ना, वो ब्रिटिशर्स के जो अब का ट्रेडिशंस है, उस ट्रेडिशन है या फिर जो अब की इनकी विचारधारा है, जो मान्यता है, उससे भी लाखों गुना बेहतर है, तो हम इनसे इन्फीरियर नहीं है। तो इनकी इस तरह की विचारधारा थी। दूसरे नेशनलिस्ट अप्रोच क्या कहते थे कि इन्होंने देखो, ब्रिटिशर्स क्या कह रहे हैं, हमने इंडिया में यूनिटी लाई, यानी उनके भूभाग को एक साथ किया, ये एक भूभाग है, ये एक भूभाग है, उन दोनों को एक कर दिया, यानी किसको जोड़ा है, लैंड को एक साथ किया, समझ रहे हो। यानी अभी जो इस पर राज कर रहा है वो इस पर राज कर रहा है, तो अब इस पूरे इस पूरे पर वो व्यक्ति राज करेगा। लेकिन नेशनलिस्ट अप्रोच क्या कह रही है, उन्होंने यूनिफाई किसको किया, इंडियन पीपल को यूज किया, यानी उन्होंने लैंड को नहीं जोड़ा है, उन्होंने क्या किया, उस वहाँ पर रहने वाले अलग अलग क्लास के लोग, अलग अलग जेंडर के लोग, अलग अलग कास्ट के लोग, क्रीड और रिलीजन के लोगों को एक साथ करने की कोशिश की है। तो ये सारी जो नेशनलिस्ट अप्रोच है, ठीक है। आगे क्या है, रीज़न क्या बना, वही जो एक्सप्लॉइटेटिव नेचर थी ना, यानी हाई टैक्स है, जो लैंड रिफॉर्म्स के नाम पर जो लूटा जा रहा था, और बाकी दूसरी चीज़ें हैं, यहाँ से कच्चा माल बहुत कम दामों में लेकर जाना, वहाँ से फिनिश्ड प्रोडक्ट यहाँ पर बेचना, और यहाँ से जो फिनिश्ड प्रोडक्ट जाएंगे उन पर ड्यूटीज़ वगैरह लगा देना ताकि वो वहाँ पर बिक ना पाए, ठीक है। तो ये जो एक्सप्लॉइटेटिव नेचर थी ना, इसके कारण जो अवेयरनेस बढ़ी, उसने नेशनलिस्ट अप्रोच को बढ़ावा दिया, ठीक है। और आगे चलते हैं, तो इसमें जो लोग थे, अच्छा मैं आपको यहाँ पर हल्की सी चीज़ें बताने भूल गया। कॉलोनियल अप्रोच के जो इन्होंने कॉलोनियल अप्रोच से रिलेटेड जो लोगों ने हिस्ट्री को लिखा है, तो उसमें जो कुछ लोग हैं, तो जेम्स मिल है ना, माउंट स्टुअर्ट है, एल्फिंस्टोन है, और विंसेंट स्मिथ है, ये सारे लोग जो है ये कॉलोनियल अप्रोच की विचारधारा से प्रभावित लोग थे, ठीक है। तो इन्होंने जब हिस्ट्री को लिखा भारत की, तो इन्होंने कॉलोनियल अप्रोच का मतलब यूज़ किया, और उन्होंने बताया कि ब्रिटिशर्स कैसे हैं, ब्रिटिशर्स जो है वो सुपीरियर हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट आते हैं नेशनलिस्ट अप्रोच में, जो मैंने अभी आपको बताया इसके बारे में। तो अब इसमें भी कुछ लोग आते हैं, जैसे दादा भाई नारोजी हैं, ठीक है। तो दादा भाई नारोजी की एक किताब है जो आपने पढ़ी भी होगी, नहीं पढ़ी होगी तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, दादा भाई नारोजी, ठीक है। दादा भाई नारोजी की जो किताब है, उसकी किताब का नाम क्या है, पॉवर्टी एंड, ठीक है ना, अन ब्रिटिश रूल, ठीक है जी, इन इंडिया, ठीक है। तो इस किताब में दादा भाई नारोजी ने क्या ना ड्रेन थ्योरी के बारे में बताया। इस ड्रेन थ्योरी के बारे में मैं आपको विस्तार से आगे बताऊंगा। तो फिलहाल ड्रेन थ्योरी क्या कहती है, ये कहती है कि ये जो अंग्रेज है ना, ये भारत की जो संपदा है, यानी भारत की जो भी मनी वैल्यू है, उसको अपने देश लेकर जा रहे हैं, भारत की जो भी फाइनेंशियल कैपेसिटी है उसको ख़त्म कर रहे हैं, और अपने देश को यहाँ की जो वैल्यू है वो सब चीज़ों को वहाँ पर भेज रहे हैं, ठीक है। ये थी ड्रेन थ्योरी। वेट मिनट, ये क्या हो गया, ठीक से काम क्यों नहीं कर रहा, जस्ट अ मिनट। ठीक है। इनके अलावा एमजी रानाडे हैं, आरसी दत्त हैं, केटी तलांगे और जीके गोखले लोग हैं, ठीक है। तो ऐसे ही अगर हम दूसरे लोगों की बात करें, अच्छा ये सारे लोग मैं आपको भी बताता हूँ, जैसे ये शेखरम गणेश दुष्कर है ना, तो इन्होंने अपनी किताब लिखी है देशर कथा, और इन्होंने इस बुक में देशर कथा जो किताब है, इन्होंने इसमें रानाडे हैं और नारोजी के जो विचार है ना, नेशनलिस्ट अप्रोच से रिलेटेड है, और भारत की उस टाइम की दुर्दशा कैसी और उसके जो कारण है, रीजन्स है, उन सब के बारे में इनके जो व्यूज़ है, उनको अपनी किताब का नाम है देशर कथा, ठीक है।
क्या नाम है किताब का? देशरकथा। और उनके जो लेखक हैं वो हैं शेखरम गणेश दुष्कर, है ना। इन लोगों ने इनके विचारों को अपनी किताब में दिखाने की कोशिश की है, ठीक है। दूसरा, नेशनलिस्ट अप्रोच में जैसे मैंने आपको अभी एक चीज़ ये ऊपर मैंने बताई कि जो कॉलोनियल अप्रोच में ये सारे जेम्स मिले, माउंट स्टुअर्ट है, एल्फिंस्टन है, विंसेंट स्मिथ है, ये सारे हिस्टोरियंस रहे, ठीक है, जिनकी जो अप्रोच थी वो कॉलोनियल थी, यानी वो इस माइंडसेट के लोग थे कॉलोनियल के, वो जो समझते थे ब्रिटिशर्स को सुपीरियर, और उसके हिसाब से इन्होंने पूरी हिस्ट्री लिखी। लेकिन जब हम नेशनलिस्ट अप्रोच की बात करते हैं ना, तो यहाँ पर हमें 1947 तक तो हमें नेशनलिस्ट जो वो अप्रोच के मतलब इससे रिलेटेड कोई हिस्टोरियन नहीं था। तो उस टाइम पर जब हम जैसे हमारी आईएनसी के जितने भी लीडर थे ना, इंडियन नेशनल कांग्रेस जो उस टाइम पर काम कर रही थी 1885 में जो बनी, तो उसके जो लीडर थे यही लोग इन्होंने अपनी किताबें में जो चीज़ें बताई उसी के आधार पर इस नेशनलिस्ट अप्रोच के बारे में हमें जानकर मतलब इसके बारे में हमें पता चलता है, ठीक है। अगली अप्रोच क्या है? मार्क्सिस्ट अप्रोच है। तो जो मार्क्सिस्ट अप्रोच है वो जो भारत में मार्क्सिस्ट अप्रोच को जो फैलाने का जो मेन अगर हम कहें योगदान है, जो कंट्रीब्यूशन है, वो दो लोगों को और उनकी किताबों को जाता है। सबसे तो क्या है? रजनी पालमे दत्त, और दूसरा AR देसाई, ठीक है। तो रजनी पालमे दत्त की जो किताब है उसका नाम है इंडिया टुडे, ठीक है, और AR देसाई की किताब का नाम है सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, ठीक है। रजनी पालमे के बारे में मैं थोड़ी सी किताब के बारे में आपको हल्के से फैक्ट्स वगैरह बता दूँ। तो जो रजनी पालमे की किताब है ना, वो पहले जो है 1940 में वो इंग्लैंड में पब्लिश हुई थी, ठीक है जी। कहाँ पब्लिश हुई थी? इंग्लैंड में पब्लिश हुई थी। और ये जो इसका जो पहला संपादन है, इसका पब्लिकेशन है, वो कहाँ किस में हुआ था? वो होता है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, लेफ्ट बुक क्लब, ठीक है। तो ये आप जाकर चेक क्लब, ये आप जाकर इस वीडियो को देखने के बाद इस चैप्टर को आप जरूर पढ़ना, और ये आप चेक करना जाकर कि 1940 में इंग्लैंड में पहली बार इंडिया टुडे बुक का जो रजनी पालमे दत्त है ना, RP दत्त, इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? RP दत्त। थोड़ा सा मैं आपको हल्का सा क्लियर कर दूं, कंफ्यूजन आएगा। एक यहाँ पर RC दत्त है, एक यहाँ पर RP दत्त है, ठीक है। तो RP दत्त कौन है? रजनी पालमे दत्त है, और मार्क्सिस्ट अप्रोच से रिलेटेड है। जब RC दत्त आता है तो उनका संबंध किससे आ जाता है? नेशनलिस्ट अप्रोच से आता है, ठीक है। तो ये हल्की सी कंफ्यूजन है, तो मैंने आपको ये क्लियर किया। तो बाहर पहली बार इनका संपादन 1940 में हुआ, इंग्लैंड में लेफ्ट बुक क्लब में हुआ। जो अभी भारत में इसका संपादन हुआ वो 1947 में हुआ था, ठीक है। भारत में इंडिया टुडे नामक बुक का जो संपादन हुआ था रजनी पालमे दत्त ने किया था 1947 में। दूसरी है AR देसाई की जो किताब है सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, और इसका संपादन यानी इसका जो पब्लिकेशन है भारत में वो 1948 में होता है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। ये आपको थोड़ा चेक करना है, वैसे तो मैंने चेक किया हुआ है, फिर भी आप चेक करना, ठीक है। मेरे अंदर गलतियाँ निकालो, इस बहाने आपको चीज़ें याद होंगी, और अगर कुछ गलती है तो आप उसे कमेंट में लिखो, तो जो मैं उन गलतियों को सुधार दूंगा ताकि दूसरे व्यक्ति को गलतियाँ ना हो और मेरी भी गलतियाँ वो दूर हो जाए, ठीक है। तो मार्क्सिस्ट अप्रोच क्या कहती है? मार्क्सिस्ट अप्रोच ने अपने अंदर दो एक साथ चीज़ की। मार्क्सिस्ट अप्रोच बड़े जो मार्क्सिस्ट अप्रोच यानी माइंडसेट वाले लोग बड़े ध्यान से इन चीज़ों को समझ रहे थे कि उन्हें एक चीज़ बड़े आराम से पता थी, जो ब्रिटिश रूलर है ना और जो उनके सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट कौन है? हम लोग, यानी जिन पर सब्जेक्ट पता क्या होता है? सब्जेक्ट वो लोग होते हैं जिन पर राज किया जाता है ना, रूल जिन पर किया जाता है, प्रजा को एक तरह से अगर मतलब प्रजा समझ लो, ठीक है। तो जो ब्रिटिश रूलर जो उनके सब्जेक्ट्स हैं ना, उन दोनों के जो इंटरेस्ट है वो बहुत ज़्यादा विरोधाभासी है, यानी ब्रिटिश रूलर्स के इंटरेस्ट कुछ हो रहे हैं और सब्जेक्ट के इंटरेस्ट कुछ हो रहे हैं। तो यानी यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है? यहाँ पर हमें जो एंटी इंपीरियलिस्ट कंट्राडिक्शन दिख रहा है, और उसे मार्क्सिस्ट अप्रोच ने बहुत गहराई से देखा है, ठीक है। पहली चीज़ तो ये। दूसरा क्या कहता है? इसके साथ साथ मार्क्सिस्ट इंपीरियल कंट्राडिक्शन के साथ साथ उन्होंने एक ही मूवमेंट, जैसे नेशनल मूवमेंट की अगर हम बात करें तो नेशनल मूवमेंट के अंदर भी कई सारे सेक्शन है ना, कास्ट बेस्ड सेक्शन है, रिलीजन बेस्ड सेक्शन है, फिर जेंडर बेस्ड सेक्शन है वुमेन मैन के बीच में, ठीक है, और उसके बाद क्लास बेस्ड सेक्शन है। मैं सारे सेक्शन यहाँ पर लिख दूँ एक बार, ठीक है। इनर कॉन्ट्राडिक्शन है, मार्क्सिस्ट अप्रोच ने जो इनर कॉन्ट्राडिक्शन है ना वो क्लास बेस्ड समझे। सेक्शन जो थे नेशनल मूवमेंट्स में वो कई सारे थे, कास्ट बेस्ड थे, क्लास बेस्ड थे, जेंडर बेस्ड थे, लेकिन मार्क्सिस्ट अप्रोच ने वो सभी सेक्शन को मतलब जो एक पूरा मूवमेंट था उसको क्लास बेस्ड में है ना बांटने की कोशिश की है। कैसे बांट? क्लास बेस में, यानी अमीर इलाइट कौन है, मार्जिनलाइज्ड कौन है, अमीर कौन है, गरीब कौन है, इस हिसाब से उन्होंने बांटने की मतलब उस सेक्शंस को मार्क्सिस्ट अप्रोच ने कोशिश की, ठीक है। दूसरा आते हैं, मार्क्सिस्ट अप्रोच ने क्या किया ना, नेशनल मूवमेंट को स्ट्रक्चर्ड बर्गियोइस मूवमेंट है। सबसे पहले इस शब्द का मतलब समझते हैं, बर्गियोइस का मतलब क्या होता है? बर्गियोइस का मतलब होता है पूंजीवादी, ठीक है, यानी कैपिटलिस्ट। अगर मैं जो व्यापारी होते हैं ना, कैपिटलिस्ट, ठीक है। तो स्ट्रक्चर्ड बर्गियोइस मूवमेंट इन्होंने कहा।
स्ट्रक्चर्ड क्या है ना, बहुत ठीक तरीके से डिज़ाइन किया हुआ एक बर्गुइस मूवमेंट है। ऐसा इन्होंने क्यों कहा, सबसे पहले तो ये समझना है। तो जो नेशनल मूवमेंट था ना, उसके जितने भी लीडर्स थे वो सब एलाइट क्लास से आते थे, चाहे जवाहरलाल नेहरू की आप बात करो, चाहे पटेल की बात करो, उसके बाद दूसरे जितने भी लोग हैं, मतलब के टी तलंग, बड़े बड़े जाने माने लोग, सब पॉलिटिशियंस हैं, उसमें अधिकतर लोग कहते हैं लॉयर्स हैं, ठीक है, या फिर कुछ लोग वो हैं जिनके अपने अपने जर्नल्स और प्रेसेस वगैरह, वो सारे इसमें, यानी जिसकी एक कोई औकात है, जिनका कोई लेवल है, वो सभी लोग इसके अंदर थे, जिनका कहीं व्यापार में पैसे वगैरह लटके हुए हैं, लैंडलॉर्ड्स भी उसमें थे, ठीक है। बाकी जो सेक्शन है ना, अगर हम बात करें किसकी, जो मार्जिनलाइज्ड सेक्शन है, बहुत लंबे टाइम तक तो आईएनसी में मार्जिनलाइज्ड सेक्शन का नामो निशान देखने को नहीं मिलता था। लास्ट में जाकर बाल गंगाधर तिलक इन चीज़ों पर थोड़ा काम करते हैं और उन मतलब मार्जिनलाइज्ड जो सेक्शन है, जो जैसे एग्रीकल्चर है, उसके बाद दूसरे भी लोग हैं, उन पर उनका ध्यान जाता है, ठीक है। तो इस वजह से नेशनल मूवमेंट को स्ट्रक्चर्ड बर्गियोइस मूवमेंट कहा गया। कैसे कहा गया, कैपिटलिस्ट मूवमेंट है, ठीक है। और इसी कारण से जो इनर कंट्राडिक्शन है वो क्लास बेस्ड है, ठीक है। कैसा है, क्लास बेस्ड, यानी पैसों के बेस पर उनको बांटा गया है, ये अमीर कौन है, इलाइट कौन है ना, और मार्जिनलाइज्ड कौन है, ठीक है। मार्क्सिस्ट अप्रोच में जो रजनी पलमे दत्त है ना, यानी आरपी दत्त है, उन्होंने क्या किया है ना कि जो एंटी इंपीरियलिस्ट कंट्राडिक्शन है ना, वो इनर कंट्राडिक्शन के साथ उनको बैलेंस करने की कोशिश की। मतलब उन्होंने क्या किया कि जो एंटी इंपीरियलिस्ट कंट्राडिक्शन है ना, उन्होंने क्या किया, क्लास बेस्ड है, और एंटी इंपीरियलिस्ट कंट्राडिक्शन को वास्तविकता में ब्रिटिश के अगेंस्ट ना दिखाकर एक तरह से अंदर सोशल स्ट्रगल के मतलब उसमें दिखाने की इन्होंने कोशिश की, ठीक। तो नेक्स्ट आते हैं सुमित सरकार, ये भी हमारे कैसे हैं, अच्छा ये नाम अपने को पता होने चाहिए। रजनी पलमे दत्त, जब आप मेंस की आंसर राइटिंग लिखेंगे या फिर प्रीलिम्स में कई बार क्वेश्चन आ जाएगा, रजनी पलमे दत्त की किताब कौन सी, इंडिया टुडे है, ठीक है। और ये इनका जो संबंध है वो मार्क्सिस्ट अप्रोच से है, AR देसाई का संबंध मार्क्सिस्ट अप्रोच से, ठीक है। उसके बाद जो हमारे सुमित सरकार है, ठीक है, तो सुमित सरकार भी है, ये रजनी पलमे दत्त की इन्होंने मतलब क्रिटिसिज्म इन्होंने किया है, क्योंकि वो बहुत मतलब गहराई से मार्क्सिस्ट अप्रोच को ढंग से समझा नहीं पाई, ठीक। तो सुमित सरकार ने दो चीज़ें कही हैं। एक तो कही है कि जो इंटेलिजेंसी है ना, यानी जो इलाइट क्लब है, जो इंडियन नेशनल जो नेशनल मूवमेंट में सबसे आगे फ्रंट पर बैठा हुआ है, वो इंटेलिजेंसिया क्या है, एक तरह से प्रोक्सी का काम कर रहा है, किसका, सोशल फोर्स है, जो मार्जिनलाइज्ड लोग हैं उनकी आवाज़ों को आगे ले जाने की बात तो कर रहा है, लेकिन उस इंटेलिजेंस से क्या, जो सोशल फोर्सेज है ना, जो पीछे जो उनको पावर मिल रही है, उनके साथ कोई सोशल कनेक्शन, ऑर्गेनिक कनेक्शन, देख रहे हो, ऑर्गेनिक यानी कोई ऑर्गेनिक उनके साथ कोई जुड़ाव उनके बीच में नहीं है। तो सुमित सरकार ने इसको इस तरह से दिखाने की कोशिश की, ठीक है। नेक्स्ट हम जो अप्रोच आती है उस पर आते हैं, सुबल्टरन अप्रोच बोलते हैं। अच्छा, अब सुबल्टरन अप्रोच की जो शुरुआत हुई, ये मार्क्सिस्ट अप्रोच है ना, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो इसकी शुरुआत जो हुई है वो लगभग मार्क्सिस्ट अप्रोच है, हाँ मार्क्सिस्ट अप्रोच अराउंड 1980 के आसपास हुई थी, ठीक है। फिर भी मैं इसमें हल्का सा गलत हो सकता हूँ, तो आपको चेक करना है, ठीक। आगे चलते हैं। सुबल्टरन अप्रोच क्या है, सुबल्टरन अप्रोच में क्या किया, सीधे सीधे पूरे जो यहाँ की पॉपुलेशन है, जो यहाँ के लोग हैं, उनको दो धड़ों में बांट दिया। एक तो जो इलाइट है ना, जो अमीर लोग हैं, ठीक है। दूसरे सुबल्टरन, सुबल्टरन्स कौन होते हैं, जो मार्जिनलाइज्ड लोग हैं ना, जो टोडी ट्रैपर्स जो होते हैं, जो गरीब लोग हैं, जिनके पास मतलब खाने पीने के पैसे भी उतने नहीं, जो अपनी बात आगे रख सकें, एग्रीकल्चरिस्ट हैं, ठीक है। तो ये सारे लोग हैं सुबल्टरन्स हैं, और दूसरा जो तबका है वो इलाइट क्लब है, ठीक है। तो सुबल्टरन अप्रोच में क्या किया उन्होंने, इलाइट क्लब के अंदर जो फॉरेनर्स थे, जो यहाँ पर राज कर रहे थे, ठीक है ना, जो फॉरेनर्स थे और यहाँ पर राज कर रहे थे, प्लस में जो इंडियंस थे, जैसे लैंडलॉर्ड है, कई बहुत लंबे टाइम तक तो जो लैंडलॉर्ड्स हैं ना, बड़े बड़े जो ज़मींदार हैं, ठीक है, जागीरदार और जमींदार है, बहुत लंबे टाइम तक तो, या फिर जो राजा थे, ठीक है, बहुत लंबे टाइम तक तो फॉरेनर्स और ये जमींदार और जागीरदार साथ में रहकर काम कर रहे थे। इन एग्रीकल्चरिस्ट जो छोटे लेवल के लोग थे, उन पर मतलब दबाव डाल के उनसे टैक्स वसूली करना, ठीक है, और हाई रेट पर उन्हें टैक्स देना, ना चुकाने पर उनसे ज़मीनें हड़प लेना, ये सारे काम चल रहे थे। फॉरेनर्स और इंडियंस यहाँ के लोग मिले हुए थे। ये तो लड़ाई इनके बीच में तब आई जब फॉरेनर्स इनको भी लूटना शुरू कर देती, यानी जो ऊपर के लेवल के जो राजा है ना, उनके पैरामाउंसी के कारण है, लैप्सो पैरामाउंसी के कारण उन्हें पेंशन पे रख दिया, उनके पूरे राज्य को हड़प लिया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें तब जाकर ये कहीं नेशनल मूवमेंट हमें या फिर रिवोल्ट हमें देखने को, एक तरह ये एक भी फेज़ है, ये भी हम समझेंगे ना, ये सारी चीज़ें हमें देखने को तब कहीं मिलती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सारे ही इंडियंस ऐसे थे कि जो फॉरेनर्स के साथ मिले थे, कई ऐसे बड़े बड़े लोग थे जो उनके अगेंस्ट भी काम किया करते थे, ठीक है। चलिए, तो सुबल्टरन अप्रोच में एक तो इलाइट में, दूसरा सुबल्टरन्स में इसको बांट दिया, ठीक है। अच्छा, ये जो इसकी स्टडी की जो शुरुआत हुई ना, करीब करीब भारत में इंडिपेंडेंट इंडिया में 1980s के आसपास में इसकी सुबल्टरन अप्रोच को देखा गया, इस तरह के माइंडसेट को। यानी क्या किया गया कि हिस्ट्री में वापस फिर से जाकर देखा गया कि जो हिस्ट्रियोग्राफी है ना, अच्छा मैं एक शब्द और बता दूँ, हिस्ट्रियोग्राफी जो मैंने अभी आपको बताया, यहीं पर हल्का सा बता देता हूँ ना, हिस्ट्रियोग्राफी होता क्या है।
यहाँ लिख देता हूँ, है ना, स्पेलिंग गलत हो सकती है अगर मैं आपको बता रहा हूँ। तो हिस्ट्रियोग्राफी क्या होता है? स्टडी, है ना, ऑफ इंटरप्रिटेशन, ठीक है, ऑफ हिस्ट्री, ठीक है। तो जो हिस्टोरिकल डाटा और फिगर है उसको इंटरप्रेट करने की जो स्टडी है ना, उसको बोलते हैं हिस्ट्रियोग्राफी, ठीक है जी। अब हम आगे चले, जो मैंने अभी आपको चीज़ें बताई इसको मैं क्या कर देता हूँ, ब्लॉक कर देता हूँ, ठीक है। ये अलग चीज़ है, ये सब जगह काम करेगी, मेरे को ऊपर पता नहीं थी लेकिन मैंने यहाँ बता दिया, ठीक है। तो अब मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा था, सुबल्टर्न अप्रोच। तो सुबल्टर्न अप्रोच ने क्या काम किया, पूरे जो पूरी पॉपुलेशन है जो यहाँ के लोग हैं उसे दो बड़े बड़े तबकों में बांटा। एक इलाइट क्लब बन गया, एक सुबल्टर्न्स बन गया। सुबल्टर्न्स कौन है? जो मार्जिनलाइज्ड है, जिनकी बातें सुनी नहीं जा रही, जिनको दबाया जा रहा है, हद से ज़्यादा टैक्स जिनसे लिए जा रहे हैं। और इलाइट क्लब में फॉरेनर्स हैं और इंडियंस हैं। तो सुबल्टर्न अप्रोच में, अच्छा यहाँ पर जो आपको नाम याद रखना है, आपको रंजीत गुहा नाम याद रखना है। इन्होंने शुरुआत की थी सबसे पहले सुबल्टर्न अप्रोच की 1980s में, और उसके साथ फिर ये अप्रोच धीरे धीरे बढ़ने लगी, ठीक है। तो सुबल्टर्न अप्रोच ये कहती है कि जो भारत पर अत्याचार करने वाले, यानी यहाँ पर जो नेशनल मूवमेंट है ना, वास्तव में कोई नेशनल मूवमेंट था ही नहीं। और ठीक है, यहाँ का जो पूरा का पूरा तबका है वो हमेशा से ही दो गढ़ों में बटा हुआ था, जिसमें फॉरेनर्स और इंडियंस, है ना, एलाइट क्लब थे जो मार्जिनलाइज्ड यानी सुबल्टर्न्स को हमेशा से लूटते रहे, ठीक है। और नेशनलिस्ट मूवमेंट को देखो, नेशनलिस्ट मूवमेंट को एक चीज़ ध्यान देनी है आपको, यहाँ पर जो नेशनलिस्ट मूवमेंट है ना, इसको एक्सप्लॉइटेटिव बताया है, ठीक है। क्योंकि नेशनलिस्ट मूवमेंट में क्लास बेस्ड हमें कंट्राडिक्शन देखने को मिल रहा था। तो जो बड़े पावर के यानी लेवल के लोग थे ना, वो नीचे वाले लेवल के लोगों की सारी आवाज़ें ऊपर तक नहीं लेकर जाते थे, बल्कि अपने हिसाब से नीचे वाले लोगों को यूज़ किया करते थे। जब इन्हें ऊपर से लड़ना होता था वो उनको साथ में ले लिया करते थे, वरना तो जब अपने काम निकालने होते थे तो उनकी कुछ डिमांड्स पर इनका ध्यान नहीं जाता था। वो हम समझेंगे जब हम ट्राइबल रिवोल्ट वगैरह हम समझेंगे, तो ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन ढंग से करेंगे, ठीक है। तो मार्क्सिस्ट अप्रोच में जो कंट्राडिक्शन है वो क्लास बेस्ड है, यानी अमीर कौन गरीब कौन, ठीक है। लेकिन जैसे ही हम किस पे आते हैं, सुबल्टर्न अप्रोच पे आते हैं ना, तो इन्होंने नेशनल मूवमेंट को एक्सप्लॉइटेटिव बताया। वो मार्क्सिस्ट ने भी बताया ना, लेकिन एक्सप्लॉइटेटिव इन्होंने जो आधार रखा ना, वो कास्ट रखा है, जेंडर रखा है, रिलीजन रखा है, ठीक है, क्लास बेस्ड नहीं रखा है। और इस पर इनका लॉजिक क्या कहते हैं, ये लोग क्या कहते हैं, सुबल्टर्न अप्रोच में जो लॉजिक कहते हैं, ये कहते हैं कि उस टाइम पे जब कॉलोनियल एरा भारत में था, जो कैपिटलिज्म है ना, कैपिटलिज्म है यानी जो इन्वेस्टमेंट है, वो नई चीज़ थी, वो आई थी। तो अगर कैपिटलिज्म बिल्कुल नई चीज़ है, आई है, तो कैसे कोई क्लास बेस्ड है, यानी कोई बहुत ज़्यादा अमीर और को बहुत ज़्यादा गरीब हो जाएगा, ठीक है। यानी क्लास बेस्ड अप्रोच नहीं थी, कास्ट बेस्ड है, जेंडर बेस्ड है और रिलीजन बेस्ड अप्रोच थी, ठीक है। ये भी मैं किसकी बता रहा हूँ, सुबल्टर्न अप्रोच बता रहा हूँ, ठीक है जी। तो ये सारी चीज़ें सुबल्टर्न अप्रोच में थी। उनके अनुसार एक ही चीज़ थी कि जो लड़ाई थी ना, वो जो मूवमेंट थे वो दो मूवमेंट थे। एक तो जो नेशनल मूवमेंट था, है ना, जो रियल नेशनल मूवमेंट था, इसको मैं हल्का सा, एक मिनट, अब मैं इसको हिस्टोग्राफी को हटा दूँ, ठीक है। सुबल्टर्न अप्रोच क्या कहती है कि सुबल्टर्न अप्रोच कहती है जो रियल नेशनल मूवमेंट थे ना, रियल नेशनल मूवमेंट किसके अगेंस्ट, अगेंस्ट ब्रिटिशर्स ना, ब्रिटिशर्स था, वो था किसके द्वारा, सुबल्टर्न्स के द्वारा, बाय सुबल्टर्न्स ना, सुबल्टर्न्स, ठीक है। और जो एक था बोगस, इन्होंने क्या बोला, बोगस बोला, ठीक है ना, बोगस नेशनल मूवमेंट जो था वो इलाइट, है ना, इंडियन इलाइट्स के द्वारा था ना, इंडियन इलाइट्स, ठीक है जी, इनके द्वारा था। यानी एक तरह का दिखावा कर रहे थे कि हम इनसे लोगों से लड़ रहे हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें थी, ठीक। अब हम नेक्स्ट अप्रोच पर आते हैं, कम्युनलिस्ट अप्रोच है। तो कम्युनलिस्ट अप्रोच तो सीधी सादी अप्रोच क्या, कम्युनल है ना। तो इन्होंने क्या किया, जो कम्युनलिस्ट अप्रोच क्या कहती है, जो यहाँ के लोग हैं उसको दो हिस्सों में बांटते हैं, एक हिंदूज़ में और एक मुस्लिम्स में। और इनका सीधा सीधा एक ही जो माइंडसेट है, वो क्या कहते हैं कि जो हिंदूज़ है ना, जो मिडिएवल एरा है ना, यानी जो मिडिएवल एरा है उसमें हिंदूज़ अनहैप्पी थे और मुस्लिम्स क्या थे, प्राउड फील करते थे। क्योंकि उस टाइम पर क्या है, मुस्लिम्स का राज था, हर एक सूबे में, हर एक राज्य में लगभग जो राजा थे वो मुस्लिम्स थे। उन्हीं के नियम, उन्हीं के लॉज वगैरह और शरियाज वगैरह उन्हीं के चल रहे थे, उन्हीं की भाषाएँ चल रही थी, उन्हीं के जो हमारे क्या बोलते हैं, मनी वगैरह ना, मनी वगैरह जो सिस्टम है उन्हीं का चल रहा था।
जो रुपया है, जो भी चीज़ें, शेरशाह सूरी ने रुपया चला, तो वो सारी चीज़ें उन्हीं की चल रही थी। बाहर के लोग आकर यहाँ अटैक कर रहे थे और वही लोग यहाँ पर राज कर रहे थे। यहाँ के जो हिंदूज थे उन्हें लगातार दबाया जा रहा था। तो इस वजह से मेडिवल एरा को हिंदूज को अनहैप्पी बताया, ठीक है, और मुस्लिम्स को, मतलब वो प्राउड, जब भी कोई मुस्लिम्स है ना तो प्राउड फक्र करता है, ऐसा कम्युनलिस्ट अप्रोच कहती है, ठीक है। दूसरा कम्युनलिस्ट अप्रोच का दूसरा पहलू क्या है कि जो एंशिएंट पीरियड है ना, उस टाइम पे हिंदूज अपने आप को प्राउड फील करते हैं। ये स्पेलिंग शायद गलत है ना, प्राउड की, PROU, जो भी है ठीक कर लेना, मेरे को नहीं पता है, यहाँ पर शायद गलती मैंने लिखी हुई प्राउड की, ठीक है। तो एंशिएंट टाइम में ना जो इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है जी, प्राइड लिख देंगे इसको, ठीक है, ठीक है। तो एंशिएंट टाइम जो था उस टाइम पर, क्योंकि जो पूरे लगभग पूरे पूरे भूभाग में जो राज था वो हिंदूज का राज था, जो उसमें चाहे चंद्रगुप्त मौर्य हो, उसके बाद हर्षवर्धन हो, ठीक है, और उस टाइम पे आर्किटेक्चरल वर्क बहुत अच्छे हो रहा था, पेंटिंग्स वगैरह पे काम हो रहा था, नाच गाने में वगैरह है ना, नृत्य जो नाट्य शास्त्र वगैरह इन सब चीज़ों पे, और किताबों पर भी बहुत काम हो रहा था। तो इस वजह से वो जो एक प्राउड जो एरा रहा है वो एंशिएंट एरा हिंदूज़ के रहा है, ऐसा कम्युनलिस्ट अप्रोच बताती है, ठीक है। क्योंकि उस टाइम तक मुस्लिम्स ने अटैक किया नहीं था, दूसरे अटैक्स थे, ग्रीक्स के द्वारा अटैक्स हुआ करते थे, लेकिन उसको टैकल कर लिया जाता था। वो उतने अंदर तक नहीं घुस पाए थे जितने अंदर तक मुस्लिम्स इन्वेडर जो है वो अंदर आकर यहाँ पर लूटपाट उन्होंने की, ठीक है। नेक्स्ट जो अप्रोच आती है उसको हम समझते हैं, जो नेक्स्ट अप्रोच है वो है कैम्ब्रिज स्कूल अप्रोच, ठीक है। अब कैम्ब्रिज स्कूल अप्रोच क्या है ना, इसको तो एक नाम दे दिया गया है कि एनिमल, है ना, एक मिनट है, इसको जो नाम दिया वो नाम दे दिया गया है एनिमल, है ना, एनिमल थिंकिंग, एनिमल लेवल की थिंकिंग है। क्यों मैं ऐसा बताता हूँ कि उन्होंने क्या, इनकी जो अप्रोच क्या कहती है, आपको सिर्फ अप्रोच समझनी है कि जब कैम्ब्रिज स्कूल अप्रोच आती है तो उनकी विचारधारा क्या, वो क्या समझते हैं। कैम्ब्रिज स्कूल अप्रोच क्या कहती है कि उनके अनुसार जो यहाँ के राजा है ना, वो यहाँ के राजा हैं, उन्होंने यहाँ के मतलब ब्रिटिशर्स यहाँ पर सिर्फ ट्रेड करने आए थे, और यहाँ के राजाओं ने अपने बेनिफिट के लिए ना यहाँ ब्रिटिशर्स की सेनाओं का और उनके वेपन्स का यूज़ करके एक दूसरे पर अटैक किया, एक दूसरे की जागीरें हड़पी, और उसके केस में क्या है कि जबरन ब्रिटिशर्स को पॉलिटिकल अफेयर्स में घुसा लिया, ठीक है। दूसरा क्या है, जो भी नेशनल मूवमेंट है ना, यहाँ पर जो भी एलाइट्स है, जो भी लीडर्स थे, वो नेशनल मूवमेंट में जो स्ट्रगल में उतरे हुए थे ना, वो उनका सोल पर्पस क्या था, अपने लिए क्या बोलते हैं, मतलब जी है ना, क्वेस्ट ऑफ पावर थी। ब्रिटिश रूलर्स से वो पावर अपने लिए हथियाना चाहते थे, वो चाहते थे कि ब्रिटिश रूलर से पावर उनके हाथ में आए और वो भारत पर राज करें। तो ये कैम्ब्रिज स्कूल अप्रोच है, ठीक है। इसके अनुसार मैंने ये 2 पॉइंट आपको बता दिए। आगे चलते हैं लिबरल और नियो लिबरल अप्रोच। अब लिबरल और नियो लिबरल अप्रोच क्या कहती है, कैम्ब्रिज अप्रोच हमने समझी, लिबरल और नियो लिबरल अप्रोच क्या कहती है, ये कहती है कि भैया जो ब्रिटिशर्स यहाँ पर आए थे ना, यहाँ पर आए तो उन्होंने आकर इसको मार्केट बनाया, है ना भाई। उस टाइम पे इंडस्ट्री बन रही थी, कारखाने नए बन रहे थे, नए नए प्रोडक्ट, चीप प्रोडक्ट, क्योंकि होता क्या है कि जब मशीन काम करेगी ना तो उसका प्रोडक्शन रेट बढ़ जाएगा, और जब भी प्रोडक्शन रेट बढ़ेगा तो जो प्रोडक्ट की ना वैल्यू घटेगी, ठीक है। टाइम कम लगता है, वैल्यू घट जाती है, कॉस्ट कम लगती है, क्योंकि वेस्टेज कम हो जाती है, और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट बनते हैं, तो इस वजह से वो इकोनॉमिक ना, मतलब इकोनॉमिक हो जाता है उन प्रोडक्ट्स को बनाना। चीप वैल्यू, मतलब उन प्रोडक्ट्स के जो प्राइस हैं वो चीप हो जाते हैं, ठीक है। तो लिबरल और न्यू लिबरल अप्रोच क्या कहती है कि उन्होंने यहाँ पर आकर एक तो मार्केट बनाई, दूसरा इसमें आकर इन्वेस्ट किया, है ना, इन्वेस्टमेंट किया। इन्वेस्टमेंट किस में किया, रेलवे में इन्वेस्टमेंट किया था, ठीक है। उसके बाद टेलीग्राफ है, पोस्ट में इन्वेस्टमेंट इन्होंने किया, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों में इन्वेस्टमेंट करने के कारण यहाँ पर जो पैसा लगाया, या जितनी भी कॉलोनीज़ है, चाहे वो अमेरिका की कॉलोनी हो, अफ्रीका की कॉलोनी हो, जो भी कॉलोनीज़ है, वहाँ पर इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया, जिसके कारण से जो भी फॉरेन मार्केट थी ना, यानी ब्रिटिशर्स के लिए फॉरेन मार्केट भारत है, ठीक है, वो तो डेवलप हुई, उसमें इन्वेस्टमेंट बढ़ी, लेकिन वहाँ की खुद की जो डोमेस्टिक मार्केट है वहाँ पर ना तो कोई डेवलपमेंट हो पाया और ना ही कोई इन्वेस्टमेंट, क्योंकि वह इन्वेस्टमेंट नहीं हुई, वहाँ पैसा नहीं गया, और पैसा नहीं गया तो वहाँ पर जो वहाँ की मार्केट डेवलप नहीं हो पाई, ठीक है। सारी चीज़ें यहीं पर आकर बेची जाती थी, ठीक है। तो ये सारी अप्रोच थी, ठीक है, लिबरल और न्यू लिबरल अप्रोचेस की, ये सारे माइंडसेट थे, ठीक है। नेक्स्ट जो लास्ट अप्रोच हम समझने वाले हैं वो फेमिनिस्ट अप्रोच है। अच्छा, इसकी जो शुरुआत हुई ना, फेमिनिस्ट अप्रोच के 1970s में इसकी शुरुआत हुई, और ये वुमेन मूवमेंट के साथ में इसकी शुरुआत हुई। तो जैसे जैसे वुमेन मूवमेंट बढ़ा 1970s में, तो जो कुछ महिलाओं ने, उन्होंने सोचा कि भाई हर तरह की अप्रोच है, लेकिन हमारा योगदान क्या है, मतलब कॉलोनियल एरा में हमारा जो योगदान था, जो महिलाओं का योगदान था, उसके बारे में कोई हिस्ट्री या मेन रूप से लीड रोल पर उन्हें क्यों नहीं दिखाया गया है, ठीक है। और अलग से एक हिस्ट्री उनके जस्ट मतलब उन्हीं के इर्द गिर्द जो हिस्ट्री है वो क्यों नहीं दिखाई गई है, क्योंकि कई सारी अप्रोचेस के बेसिस पर हिस्ट्री अलग अलग बनी है।
लिबरल न्यू लिबरल के बेसिस पर हिस्ट्री अलग लिखी है, कैम्ब्रिज के बेसिस पर अलग लिखी है, कम्युनल के बेसिस पर अलग लिखी है, ठीक है। और बाकी सारे विचारधारा उनके बेसिस पर अलग अलग लोगों ने अलग अलग हिस्ट्री को अलग अलग तरीके से इंटरप्रेट किया है, ठीक है। तो फेमिनिस्ट अप्रोच में फिर 1970s में उन्हें ज़रूरत होने लगी कि भैया कॉलोनियल एरा में एक तो हमारी वुलनरेबिलिटीज़ यानी कहाँ कहाँ हमें परेशानियाँ हुई वो सारी चीज़ें कहाँ है वो हमें कहीं दिखती नहीं, ठीक है। दूसरा क्या है कि हिस्टोग्राफी कुछ ऐसी है, इंटरप्रिटेशन ऐसी है कि महिलाओं का ना तो योगदान दिखता है, ना तो इनको लीड रोल में कहीं देखा जाता है, और उनकी वुलनरेबिलिटी जो क्योंकि क्या क्या परेशानियाँ थी और उनको किस तरह से टैकल किया वो सारी चीज़ें कुछ भी नहीं दिखाई जाती है। तो इन्होंने फिर धीरे धीरे डिमांड करनी शुरू कर दी कि हिस्ट्री को एक नए सिरे से हम लिखेंगे, इंटरप्रेट करेंगे। वो कैसी अप्रोच होगी? फेमिनिस्ट अप्रोच होगी, जहाँ महिलाओं को मेन रोल में और उनका समाज को क्या योगदान था और समाज ने उन पर क्या समाज का उन पर क्या इम्पैक्ट था वो सारी चीज़ें देखी गई, ठीक है। तो इस फेमिनिस्ट अप्रोच में दो किताबें हैं जो मेन हैं, जो अपने को याद रखनी है, जिसने इम्पैक्ट डाला है। एक तो है हाई कास्ट हिंदू वुमेन जो 1887 की पंडित रमाबाई की है, ठीक है। तो ये तो उसके, ठीक है, ये वाली है हाई कास्ट हिंदू वुमेन पंडित रमाबाई। दूसरी जो किताब है अपने को याद रखी है मदर इंडिया, और 1927 की किताब है, और ये कैथरीन मायो की है ना किताब है, ठीक है। एक बार और बता दूँ, हाई कास्ट हिंदू वुमेन 1887 की है और मदर इंडिया 1927 की कैथरीन मायो की किताब है, ठीक है। तो इसी के साथ क्या है, मैंने आपको सारी अप्रोचेज़ है जो भाई पहली यूनिट में क्या है, जो पहली यूनिट है ना स्पेक्ट्रम की, जो पहली यूनिट है यूनिट 1 में है, दो चीज़ें हैं, ठीक है। सोर्सेज हैं जहाँ से हमें डाटा मिलेगा, ठीक है, और वो कितना वेरासिटी उसकी कैसी है, वो कितना मतलब विश्वसनीय है, वो सारी चीज़ें मिलेगी। दूसरा क्या है यहाँ पर, उसको यूज़ कैसे किया जाए, उसकी अप्रोच है ना, उसको यूज़ करने की अप्रोच क्या क्या होंगी, वो सारी चीज़ें हमने अभी तक समझी, ठीक है। अब नेक्स्ट जो वीडियो आने वाली है उसमें हम एडवेंट ऑफ यूरोपियन समझेंगे, ठीक है। तो जो मेन क्वेश्चन है जो अधिकतर लोग वहीं से पढ़ाना शुरू करते हैं, इस पर बहुत लोगों का ध्यान नहीं जाता है, ठीक है। तो ये भी मैंने आपको क्लियर करा दिया, क्योंकि जब आप पढ़ रहे होते हैं ना तो आपको सबसे पहले विचारधाराएं भी पता होनी चाहिए कि कौन सी विचारधारा में। अब जब भी आप पढ़ोगे आगे के चैप्टर्स तो आपको ही पता होगा कि अच्छा ये वाला पॉइंट जा रहा है, तो इस तरह की विचारधारा से चीज़ें सोची जा रही होंगी, ठीक है। तो ये हेल्प करता है। चलिए, तो इसी के साथ ये वाली यूनिट हो गई फिनिश। नेक्स्ट यूनिट में एडवेंट ऑफ यूरोपियंस और उससे रिलेटेड बाकी सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो आज के लिए थैंक यू ना, और आपको सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, कमेंट करें। अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आती है तो कमेंट में लिखो। अगर मैं अच्छा पढ़ा रहा हूँ तो एक बार मन करे तो लिख दो, वरना अगर मैं अच्छा नहीं पढ़ा रहा तो बिल्कुल सही बिल्कुल लिखो। और मेरी कोई कमी है उसको लिखो, क्योंकि अभी ये मैंने चैनल शुरू किया है तो शायद पढ़ाने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, बाकी कंटेंट में आपको कोई परेशानी नहीं आएगी, ठीक है। और नहीं पसंद आता तो डिसलाइक भी कर दो, कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर पसंद आता है तो सब्सक्राइब ज़रूर करो ताकि आपको नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी मिले, ठीक है। इसी के साथ नमस्ते, थैंक यू, धन्यवाद।